दोस्तों, कभी कभी जो चीजें हमारे लिए बिल्कुल आम सी और बेकार होती है, वही चीज दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा अजीज होती है। एक ऐसी ही चीज होती है फिटकरी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फिटकरी के बारे में बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की लड़कियों को फिटकरी इतने ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतों रात को सोने से पहले इस फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खदामा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकरी का इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकरी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस औरत ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूँ बताई है। वो कहती है कि मेरा नाम रुबीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था और इस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए ही आया था। फिर मेरे शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था, एक दिन मेरे शोहर ने अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसकी वापसी का वक्त आ गया था। अब उसे सऊदी अरब में वापस जाना था। ये सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि मेरे शोहर ने वापस जाने की ख्वाहिश कर दी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं आपके बगैर यहाँ पर कैसे रहूंगी। इस पर वो कहने लगे कि क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने का कहकर वो बाजार चले गए। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मेरे शोहर 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर ले आए और लाकर मुझसे कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में बांध दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं तो हैरानी रह गई। इसलिए मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप इसका वहाँ पर क्या करेंगे। तो यह सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकरी का कुछ और ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि वहाँ इस फिटकरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती रहती है। तकरीबन हर सऊदी औरत के घर में यह फिटकरी जरूर मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी छुट्टी काट कर जाता हूँ तो इस फिटकरी को जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे शोहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें ये फिटकरी के क्या करती है। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में यह फिटकरी भी रख दी और इसके बाद मैं अपने शोहर से कहने लगी, आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहाँ अपने पास में बुला लेना। उस वक्त मेरी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहाँ जाकर जल्दी ही तुम्हें अपने पास में बुला लूंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर इस तरह से मेरे शोहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब के लिए चले गए। इसके बाद जब भी उसका फोन आता तो मैं फोन में ज़ारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला लो। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे तो एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि वो मुझे भी अपने पास में सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजात कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। यह सुनकर मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब में जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लाना है। तो यह सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो अपने साथ में 15 किलो फिटकरी लेते आना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, अभी कुछ दिन पहले ही वो तो 10 किलो फिटकरी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर ये सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का करते क्या है। खैर, मैं 15 किलो फिटकरी लेकर साथ में सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट में जैसे ही मैं अपने शोहर को देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी, मगर मेरे शोहर ने मुझसे सबसे पहले सवाल ये किया, क्या तुम फिटकरी लाई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी इन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकरी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी। वो फिटकरी लेकर ना जाने किसको देने के लिए चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके पास में बहुत सारे पैसे थे और वापस आकर वो मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत में पेश आए। इसलिए मुझे इस फिटकरी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला कि वो इतने सारे फिटकरी कैसे देकर आए हैं। खैर, इसके बाद में हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शोहर के साथ में रह रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही 1 महीना गुजरा तो मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा तुम्हें यहाँ रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम अब यहाँ से वापस चले जाओ। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे सर में आसमान ही टूट पड़ा। मैं रोते हुए कहने लगी कि आप ये कैसे बातें कर रही हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है
तेरे यहाँ पर आने से खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का भी खर्चा उठाना पड़ता है। यह सुनकर फिर मैंने कहा कि ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करो। मेरी ये बात सुनकर मेरा शौहर हंस दिया और कहने लगा, तुम्हें भला क्या काम आता है और तुम यहाँ पर क्या काम करोगी। कुछ देर सोचने के बाद में मैंने कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शौहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैं ठान लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम जरूर करूंगी। इसलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया था। मेरी 1 महीने में वहाँ काफी ज्यादा जान पहचान हो गई थी। फिर मुझे एक साथ में 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम करने का मिलने का मेरी खुशी का इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिल रहे थे, जिससे मैं आसानी से अपने शौहर के साथ में यहाँ पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। यह सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा, मैं तुम्हें दूसरे के घरों में काम करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। यह देखकर मेरा शौहर पिघल गया, तो फिर इसलिए उन्होंने मुझे ये काम करने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन मेरे शौहर दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना फिर वापस आ जाना। इस पर मैंने हाँ कर दी। फिर मेरे शौहर के जाते ही मैंने अपना घर का काम निपटाया। फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर में पहुंच गई। वो औरतों के घर तो औरतों वाली आलीशान महल थी। मैं तो उसके घर को देखकर ही हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों अरबी औरतें बहुत ही अच्छी अखलाक की थी। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है, मगर वो बोल नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पका कर देना है। फिर मैं उनके किचन पर चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है और उसमें ढेर सारे फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शौहर इसीलिए इतने ज्यादा फिटकरी लेकर आते हैं। लेकिन साथ में मैं यह भी सोचने लगी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का क्या करते हैं। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर लिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी के घर में चली गई। वहाँ भी मैंने किचन में बहुत सारे फिटकरी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और मैं सोचने लगी कि अब तो इसके बारे में मैं पता करके ही रहूंगी। यहाँ पर मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरे थे और इतने में वो अरबी औरत किचन में आई और उसने एक फिटकरी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगो कर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, मेरा यहाँ पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5 ही घंटों में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शौहर के आने से पहले ही घर में पहुंच गई। रात को जब मेरे शौहर घर में आए तो उन्होंने मेरे से ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी ये बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकरी को लेकर परेशान हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का क्या करती है। जब मेरे शौहर ने मुझे गुमसुम सा देखा तो वो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि मैंने किस तरह से दोनों ही अरबी औरतों के किचन में फिटकरी को देखा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अरबी औरतें इस फिटकरी को किस काम में इस्तेमाल करती है। मेरी ये बात सुनकर मेरा शौहर हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो अब मैं तुम्हें ही इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें फिटकरी का क्या काम करती है। अब मेरे दिन यहाँ से तेजी से गुजरने लगे थे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर पर बैठी हुई थी तो तभी मेरे शौहर दफ्तर से आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं सब परेशानी को तेरी दूर कर देता हूँ और तुम्हें इस फिटकरी का राज बता देता हूँ। लेकिन वो अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि उनका ये राज किसी को पता चले, क्योंकि इनके यहाँ पर इस फिटकरी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और ये इसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती है। फिर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम्हें पता है, हर इलाके में कुछ रस्म रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में अपने कुछ टोटके और इलाज होते हैं। यह अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को भी मालूम पड़ जाए
तो उसके घरों में भी इस फिटकिरी का ढेर नजर आने लग जाएगा। मैंने अपने शौहर को देखा और कहने लगी, तो फिर बता भी दो इस राज को। फिर मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर ने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इस फिटकिरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने अपने शौहर को इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने अपने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा है, जो मेरे साथ में दफ्तर में काम करता है, और ये वही अरबी है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकिरी ला कर देता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि अरबी औरतें एक खास किस्म का तेल तैयार करती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। फिर इस तेल को तकरीबन 2 महीनों के लिए रख दिया जाता है। फिर इस तेल में फिटकिरी को भिगो कर रख दिया जाता है। फिर ये अरबी औरतें रोज रात को इस तेल और इस फिटकिरी को इस्तेमाल करते हैं। यह अरबी औरतें हर रात को अपने पेट पर और अपने नाक पर इसे लगाती हैं, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ पर औलादे नबीना ना पैदा होंगी, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा ही पैदा होगा। यह बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी। ऐसा मैंने पहली बार सुना था, लेकिन साथ ही मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, यह अरबी औरतें इस बात को इतना ज्यादा छुपा क्यों रही है। यह सुनकर मेरे शौहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर अरबी औरतें इसे छुपा कर ना करें तो उनका ये अमल कामयाब ना होता है, इसलिए वो इसे सबसे छुपाती है। यह सुनकर मैंने अफसोस भरी लहजे में अपने शौहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकिरी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी ये बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि बस मुझे तो औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनकी यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटों की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। और इधर मैं अभी तक उन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामिला हो गई है। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। फिर हैरत की बात यह हुई कि उन दोनों ने ही बेटे को पैदा किया, यानी कि उन दोनों अरबी औरतों को बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में ही काम कर गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने फिर कोई भी फिटकिरी या तेल इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी झोली में बेटा ही डाल दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, यह सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान अपने तौर तरीकों से बेटा ही हासिल करना चाहते हैं। अरबी औरतें कुछ ऐसे ही टोटके इस्तेमाल कर रही थी। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि सऊदी अरब में इस तरह से कितनी औरतें फिटकिरी का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकिरी ही मौजूद रहता है। दोस्तों, क्या आप भी बेटा हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ टोटके इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आपने भी अरबी औरतों वाले इस फिटकिरी को सुन रखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा और आप अपनी राय दें। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।